सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल एंड टू। और गाइस, आज का एपिसोड बाकी एपिसोड से कई गुना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम युहाव को देखते हैं, जिसने अपना फर्स्ट सोल कोर बना लिया था, जिसको देख के एल्बर्ट श्वान भी कहते हैं, बधाई हो युहाव, तुमने अपना फर्स्ट सोल को क्रिएट कर लिया है। लेकिन तभी युहाव अपने सोल कोर को अपनी सोल सी के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है, जिसको देख के एल्डर श्वान भी सोचते हैं सच में ये लड़का काफी ज्यादा समझदार है। इसने अपने फर्स्ट सोल कोर को अपने स्पिरिट सोल सी के साथ मर्ज किया है, जिसकी वजह से इसके मेरेडियन में एक स्पॉट खाली है जहाँ पे ये लड़का फ्यूचर में अपने दूसरे सोल कोर को भी मर्ज कर सकता है। तभी हम युहाव को देखते हैं, जिसने अपने सोल कोर को अपने सोल सी से सफलतापूर्वक मर्ज कर लिया होता है। जिसके बाद हम युहाव को देखते हैं, जिसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। जिस एनर्जी को देख के सभी एल्डर सोचते हैं कि शायद एल्डर श्वान ने अपना दूसरा सोल कोर बना लिया है। तभी हम एल्डर श्वान को देखते हैं, जो युहाव को देखते हुए कहते हैं कि सच में युहाव, तुम बहुत ही लकी हो, वरना ये अपॉर्चुनिटी बहुत कल्टीवेटर को मिल भी नहीं पाती है। एल्डर श्वान इतना सोचते वो उस रूम से बाहर निकल आते हैं और रूम के दरवाजे पे एक फॉर्मेशन लगा देते हैं। बाहर पवेलियन में सभी एल्डर्स एल्डर श्वान का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एल्डर श्वान वहां पहुंचते हैं, जिनको देख के एक एल्डर पूछता है, सच में क्या वो आप नहीं थे जिसने अपना सेकंड सोल को क्रिएट किया है? जिस पे एल्डर श्वान जवाब देते हैं, हाँ मैं वो नहीं हूँ जिसने अपना सेकंड सोल को क्रिएट किया है, वो तो हमारा जीनियस डिसाइपल युहाव है, जिसने लेवल 70 पे होते हुए भी अपना फर्स्ट सोल को क्रिएट कर लिया है। शायद ये कारनामा पिछले 10,000 साल में पहली बार हुआ है। एल्डर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी एल्डर्स टैंक सेट का मदद करें सोल गाइडेंस रीजन आर्मी को बनाने में। जिसपे सभी एल्डर हाँ में सर हिलाते हैं। दूसरी तरफ हम युहाव को देखते हैं, जो अपना कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त उससे मिलने आते हैं, मगर युहाव को कल्टीवेशन करते हुए देखकर वहां से चले जाते थे। इसी तरह युहाव को कल्टीवेशन करते हुए पूरा 1 मंथ बीत जाता है। तभी हम मिस तांग वूटोंग को देखते हैं, जो युहाव को देखने के लिए आती है और वो रूम के दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ आती है और देखती है कि युहाव अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने का कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि युहाव की सोल पावर मिस तांग वूटोंग के सोल पावर के साथ रिएक्ट कर रही है, जिसको देखकर मिस तांग वूटोंग भी सोचती है कि मेरी सोल पावर युहाव के सोल पावर के साथ रिएक्ट क्यों कर रही है। इन दोनों के पास आने से इन दोनों के मार्शल सोल भी रिएक्ट कर रहे होते। तभी युहाव ब्रेक थ्रू करके लेवल 77 में पहुंच जाता है। तभी युहाव को फील होता है कि उसके सामने वांग डोंग है और वो वांग डोंग का नाम लेते हुए अपनी आंखों को खोलता है। युहाव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है। वांग डोंग वहां नहीं थी। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। तभी पीछे से एक नर्म सी आवाज आती है। मिस तांग वूटोंग झुकते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैं तांग वूटोंग हूँ। युहाव तुरंत सिर हिलाता है। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। असल में माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वूटोंग हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, वैसे मुझे एल्डर श्वान ने यहाँ भेजा था। उन्होंने कहा कि जब तुम अपने कल्टीवेशन से जागो तो तुम्हें टैंक सेक्ट ले आओ। वहां तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके साथ ही सीन बदलता है और कैमरा टैंक सेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जबरदस्त हलचल मची होती है। हर तरफ तैयारियां चल रही थी। कई सारे सोल गाइडेंस वेपन्स बन रहे थे, जिनकी निगरानी खुद मिस्टर बीबी और जिनसेन सी कर रहे थे। तभी एक डिसाइपल तेजी से दौड़ता हुआ मिस्टर बीबी के पास आता है। सर, अकेडमी से सोल गाइडेंस रेयर मटेरियल्स का तीसरा बैच भी पहुंच गया है। इन्हें कहाँ रखवाया जाए? मिस्टर बीबी बिना देखे ही आदेश देते हैं, यहाँ जगह कम है, सब बॉक्स वेयरहाउस में रखवा दो। काम जारी ही था कि तभी अचानक युहाव वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर जूशी और मिस्टर बीबी दोनों का चेहरा खिल उठता है। जिनसेनसी आगे बढ़कर युहाव के बाजू पकड़ते हुए मजाक में कहता है, कमाल है, तुम पूरे 1 महीने सी गॉड पवेलियन में बैठकर आराम से कल्टीवेशन करते रहे और मुझे देखो, ये लोग दिन रात मुझसे मेहनत करवाकर मेरी जान लेने पर तुले हैं। युहाव पूरी जगह की हलचल देखकर हैरान रह जाता है। वो मिस्टर बीबी की तरफ देखते हुए पूछता है, ये सब चल क्या रहा है और अकेडमी से इतने मटेरियल्स यहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं? मिस्टर बीबी गहरी सांस लेकर कहते हैं, चलो चलते चलते ही सब बताता हूँ। जब तुम मेडिटेशन में थे, बाहर बहुत कुछ हुआ है। सीन शिफ्ट होता है टैंक सेक्ट के विशाल मेन हॉल की तरफ। हॉल के बीचों बीच युहाव खड़ा है और उसके चेहरे पर गहरी क्यूरियोसिटी साफ दिखाई दे रही है। वो सवाल करता है, तो ये सोल गाइडेंस लीजन आर्मी वाली बात क्या है? मिस्टर बीबी शांत अंदाज में सर हिलाते हैं, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स के साथ कई बैठकों के बाद आखिरकार हमने एकेडमी के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। हम 3 सोल गाइडेंस लीजन आर्मी ग्रुप्स क्रिएट करने वाले हैं। युहाव थोड़ा चौंक जाते हुए बोलता है, 3 सोल गाइडेंस लीजन ग्रुप्स? ये तो बिल्कुल सन एंड मून एम्पायर के स्टैंडर्ड जैसा है। उनके पास भी कुल 3 ही ग्रुप है। हर ग्रुप में 500 मेंबर्स, यानी कुल 1500 सोल्जर्स की सोल गाइडेंस लीजन। लेकिन 1500 वॉरियर्स को सोल गाइडेंस डिवाइसेस देना, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा।
हमें बेहद ज्यादा डिवाइसेस बनाने होंगे और हमारे पास इतने मटेरियल्स भी नहीं है। मिस्टर बीबी धीमी मुस्कान के साथ यूहाओ की तरफ देखते हैं और बताते हैं, हमने पहले ग्रुप का नाम पहले ही तय कर लिया है, टैंग सेक्ट SGL ग्रुप, यानी टैंग सेक्ट सोल गाइडेंस लीजन ग्रुप। मिस्टर बीबी आगे बताते हैं, इस पहले ग्रुप में कुल 200 वॉरियर्स होंगे, ऐसे वॉरियर जिन्हें अकेडमी और टैंग सेक्ट दोनों ने स्पेशली चुना है। ये पूरा ग्रुप सबसे एडवांस्ड सोल गाइडेंस डिवाइसेस से लैस होगा और इनके हर सदस्य का कल्टीवेशन कम से कम सोल एम्परर या उससे ऊपर का होगा। यूहाओ की आंखें थोड़ा चौड़ी हो जाती हैं। मिस्टर बीबी आगे कहते हैं, इस टैंग सेक्ट स्पेशल ग्रुप का लीडर कोई और नहीं, लीजन कमांडर मिस यानेर होंगी और उनके साथ वाइस कमांडर होंगे मास्टर कियाओ। सिर्फ यही नहीं, इस ग्रुप में कुल 10 टाइटल लेवल डोलुओ भी शामिल होंगे, यानी सी गॉड पवेलियन के सभी एल्डर्स इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। यूहाओ ये सुनकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। वो हैरानी से बोलता है, 200 वॉरियर्स और उनके साथ 10 टाइटल लेवल डोलुओ, ये तो एक बेहद ही ताकतवर फोर्स बन जाएगी। सन एंड मून एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्ग रॉयल सोल गाइडेंस लीजन में भी इतने हाई लेवल कल्टीवेटर्स नहीं है। वो तुरंत एक और सवाल करता है, लेकिन फिर एक सवाल है, टैंक सेक्ट इतने सोल गाइडेंस डिवाइसेस तैयार कैसे करेगा? इतनी बड़ी संख्या को सपोर्ट करना आसान नहीं है। तभी केटो आगे बढ़कर समझाते हुए कहता है, यही कारण है कि टैंक सेक्ट सोल गाइडेंस लीजन ग्रुप पूरी तरह क्लोज कॉम्बैट लीजन है। इनके पास केवल ऐसे डिवाइसेस होंगे जो इनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और अटैक पावर को बढ़ाएं, और डिफेंस के लिए इनके पास लिंक सोल गाइडेंस डिवाइसेस होंगे जिससे पूरा ग्रुप एक दूसरे को कवर कर सके। यूहाओ मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, बिल्कुल सही फैसला। क्लोज कॉम्बैट फोर्स की पावर कई गुना बढ़ जाएगी और टीम वर्क से ये किसी भी कमजोर कड़ी को भी कवर कर लेंगे। और इसका मतलब साफ है, बाकी 2 सोल गाइडेंस लीजेंस लॉन्ग रेंज और फिक्स डिवाइसेस पे फोकस करेंगी, है ना? मिस्टर बीबी संतुष्ट मुस्कान के साथ कहता है, यूहाओ बिल्कुल वही। हमारे दूसरे सोल गाइडेंस लीजन आर्मी ग्रुप का नाम है हैवी आर्टिलरी सोल गाइडेंस लीजन। इसमें कुल 300 मेंबर्स होंगे और इनके पास टैंक सेट के सबसे एडवांस्ड डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स होंगे। कैटो तुरंत आगे जोड़ता है, और आखिरी ग्रुप है कैनन प्लेटफॉर्म सोल गाइडेंस लीजन, जिसमें 1500 मेंबर्स होंगे और इनके पास होंगी 300 यूनिट्स ऑल टेरेन एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स की। इतनी विशाल तैयारियां सुनकर यूहाओ गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अगर हमें इतने ज्यादा सोल गाइडेंस डिवाइसेस बनाने हैं तो तीनों सोल गाइडेंस लीजन्स तैयार करनी है, तो सबसे पहले हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा और उससे भी ज्यादा रेयर मेटल्स की जरूरत पड़ेगी। जितने रेयर मेटल्स टैंक सेक्ट के पास अभी हैं वो बिल्कुल भी काफी नहीं है। हाँ, हमने सन मून एम्पायर से एक पूरा बैच चुराया था, लेकिन वो भी स्केल के लिए काफी नहीं होगा। हमें उससे भी ज्यादा हाई ग्रेड रेयर मेटल्स चाहिए। मिस्टर बीबी सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, यूहाओ तुमने बिल्कुल सही समझा और यही वजह थी कि हम तुम्हें इतनी जल्दी बुलाना चाहते थे ताकि इस मुद्दे पर तुम्हारे साथ चर्चा कर सके। यूहाओ हल्के मुस्कान के साथ पूछता है, मतलब तुम लोग पहले ही इस बारे में सोच चुके हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी है, सही? मिस्टर बीबी भी मुस्कुरा देते हैं, हाँ बिल्कुल, और उसी रास्ते को दिखाने के लिए वो बाहर की ओर देखकर आवाज लगाते हैं, नानिक्यो अंदर आओ। इसके साथ ही मिस नानिक्यो वहां प्रवेश करती है। वो यूहाओ की तरफ देखते हुए कहती हैं, यूहाओ क्या तुम मेरे साथ एक ट्रिप पर चलने के लिए तैयार हो? यूहाओ को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो तुरंत तैयार हो जाता है। सीन कट होता है, दोनों यात्रा पर निकल चुके हैं। रास्ते में मिस नानिक्यो समझाती हैं, हम अर्थ ड्रैगन गेट सेक्ट तियानहैन एम्पायर के नॉर्दर्न रीजन में हैं। यहाँ बहुत ठंड रहती है क्योंकि ये एक्सट्रीम नॉर्थ के बेहद करीब है। हमारी सेक्ट को यहाँ कई खदानें मिली थी जिनमें बेहद कीमती रेयर मेटल्स मौजूद हैं। उन्हीं तक पहुंचने के लिए हम जा रहे हैं। तेज ठंडी हवाएं बह रही थी और दोनों अपनी स्पीड बढ़ाते हुए खदानों की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान यूहाओ पूछता है, अगर अर्थ ड्रैगन गेट सेक्ट को इतने रेयर मेटल्स मिल गए थे तो फिर तुम लोगों ने उन्हें अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और तुम हमें ये सब क्यों बता रही हो? नैन क्यू ने यूहाओ को समझाते हुए कहा, उन रेयर मेटल्स की खदानें एक ऐसी सीक्रेट ट्रेल के अंदर है जहां टेम्परेचर इतना कम है कि एक टाइटल डाउनलो भी ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। मेरी माँ भी, जो एक टाइटल डाउनलो है, उन खदानों के अंदर बहुत अंदर तक नहीं उतर पाती। लेकिन तुम्हारे पास अल्टीमेट आइस के एट्रीब्यूट है, तुम चाहो तो बिना किसी परेशानी के वहां डिसेंड कर सकते हो। वो आगे बोली, और जैसा कि तुम जानते ही हो, अर्थ ड्रैगन सेक्ट ने अब टैंक सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब हमारे रिसोर्सेज तुम्हारे रिसोर्सेज हैं। अगर हमने इन रेयर मेटल्स को अभी हासिल नहीं किया तो सन मून एम्पायर उन्हें अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि हमारा ड्रैगन सिटी पहले अर्थ ड्रैगन सेक्ट का फाउंडेशन था, लेकिन अब उस पर सन मून एम्पायर ने कब्जा कर लिया है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे सेक्ट के रिसोर्सेज उनके हाथ लगे। यूहाओ और नैन क्यू बातचीत करते हुए ड्रैगन सिटी के बाहरी इलाके में पहुंच जाते हैं। नैन क्यू ने दूर खड़ी बर्फ से ढकी विशाल दीवारों को देखते हुए कहा, यही है ड्रैगन सिटी।
हमारे अर्थ ड्रैगन सेक्ट की जड़ें। मेरी माँ इस समय श्रेक एकेडमी में क्लोज डोर कल्टीवेशन के एक बेहद क्रिटिकल मोमेंट से गुजर रही हैं, इसलिए वो तुम्हें यहाँ ले जाने में खुद नहीं आ पाई। यही वजह है कि ये मिशन मुझे सौंपा गया है। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें बर्फीले तूफान के बीच एक बड़ा सा आर्मी कैंप दिखता है। सन मून एम्पायर के सैनिक हर तरफ तैनात थे। नैन क्यों थोड़ी घबरा गई। यहाँ इतने सोल्जर्स, अब क्या करें? यूहाओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, ड्रैगन सिटी में घुसने का रास्ता मुझे मिल गया है, बस मेरे पीछे आओ। यूहाओ ने अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर्स के सोल डिटेक्शन और सोल गाइडेंस सर्वेलेंस टूल्स को डीएक्टिवेट कर दिया। कुछ सैनिक हैरान रह गए, ये क्या हुआ? सिस्टम में ग्लिच आ गया क्या? दूसरा सैनिक बोला, रिलैक्स कर, ये नए मॉडल्स हैं, नए डिवाइसेस में शुरू में ग्लिचेस आ ही जाते हैं। इस बीच दो सोल्जर्स जब पेट्रोल करते हुए लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दो साथी गायब हैं, बस उनकी बंदूकें जमीन पर पड़ी थी। कहीं आराम करने भाग गए होंगे, इतनी सर्दी में कौन पेट्रोल करना चाहता है, उन्होंने हंसते हुए कहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि यूहाओ और नैन क्यू उन दोनों को बेहोश कर चुके थे और उनकी यूनिफॉर्म्स पहनकर अपना भेष बदल लिया था। नैन क्यू ने फुसफुसाकर कहा, इनकी यूनिफॉर्म्स तो काफी गर्म हैं। यूहाओ ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया ताकि कोई शक न करे। दोनों सोल्जर्स के ग्रुप में घुल मिलकर आखिरकार सिटी गेट तक पहुंच गए। किसी को भी उनमें कोई शक नहीं हुआ और वे आसानी से ड्रैगन सिटी के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर आते ही यूहाओ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे उम्मीद थी कि शहर में अत्याचार और दबाव का माहौल होगा, लेकिन ड्रैगन सिटी अंदर से शांत दिखाई दे रही थी। अजीब है, ऐसा लगता ही नहीं कि सन मून एम्पायर ने इसे जबरदस्ती कब्जे में लिया है, यूहाओ ने कहा। नैन क्यू ने धीरे से जवाब दिया, जब हमला हुआ था हेवनली ड्रैगन गेट सेक्ट ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उनकी रेजिस्टेंस के बावजूद सन मून एम्पायर उन्हें हरा दिया। हमारी हेवनली ड्रैगन गेट सेक्ट के सेक्ट मास्टर लेजेंडरी हेवनली ड्रैगन डाउलुओ अटैक के दौरान मारे गए। अगर अर्थ ड्रैगन सेक्ट तब तक श्रेक एकेडमी में रिलोकेट ना हुआ होता तो हम ड्रैगन सिटी को बचाने में अपनी जान लगा देते, लेकिन दूरी के कारण हम समय पर नहीं पहुंच पाए। यूहाओ ये सब सुन ही रहा था कि उसकी नजर हरे कपड़ों में कुछ गुंडों पर पड़ी जिनके शरीर पर स्नेक टैटूज बने हुए थे। वे शहर के लोगों को परेशान कर रहे थे। यूहाओ को तुरंत अपने दोस्त बेबई और टैंक सेक्ट के साथ बिताए दिनों की याद आ गई। नैन क्यू बोली, बचे हुए वॉरियर्स कहाँ हैं? कोई नहीं जानता, बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच गए हों। आखिरकार दोनों सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि सन मून एम्पायर की ट्रेडिंग कंपनी के लोग अंदर मौजूद हैं। नैन क्यू ने बताया, सन मून एम्पायर ने जैसे ही शहर पर कब्जा किया, उनके व्यापारियों ने यहाँ आकर एडवांस्ड सोल गाइडेंस हीटिंग डिवाइसेस और ठंड से बचने वाले कपड़े बहुत कम दामों में बेचना शुरू कर दिया। इस तरह वो लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। कई जगहों पर तो वो लोग हीटिंग सोल गाइडेंस डिवाइसेस फ्री में भी बांट रहे थे। और दोस्तों, वो मोटा बिजनेसमैन कोई अनजान शख्स नहीं था। इसे देखकर यूहाओ को भी शक हुआ कि ये आदमी कहीं पहले देखा हुआ है। दूसरी तरफ यूहाओ उसी मोटू बिजनेसमैन का पीछा कर रहा था और फिर मौका देखते ही उसने अपनी स्पिरिट आईज की इनविजिबिलिटी एबिलिटी एक्टिवेट कर ली। ये देखकर नानक्यू ने हैरानी से पूछा, यूहाओ, अब मैं क्या करूं? यूहाओ धीमे स्वर में बोला, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम बाहर ही रुको। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम मेरा बैकअप रहोगी। ये कहकर यूहाओ धीरे से सिटी लॉर्ड मैंशन के अंदर घुस गया। अंदर वो मोटा बिजनेसमैन किसी और आदमी से बात कर रहा था। यूहाओ अदृश्य रूप में चुपके से पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। वो आदमी बिजनेसमैन से कह रहा था, कंजूसी बिल्कुल मत करना। हीटिंग सोल गाइडेंस डिवाइसेस जितने भी हैं उन्हें सस्ते में बेच दो, जरूरत पड़े तो फ्री में बांट दो। ये हमारे मार्शल का आदेश है। मार्शल का कहना है कि अगर हमने ड्रैगन सिटी के लोगों को सोल गाइडेंस का आदी बना दिया तो ये लोग हमें कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अगर हम उनके साथ अच्छे से पेश आए तो कुछ ही सालों में उनकी वफादारी हमारी मुट्ठी में होगी। फिर ड्रैगन सिटी कभी हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकेगी। उन दोनों की आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। इसी बीच यूहाओ मन ही मन सोचने लगा, टेक्नोलॉजी की लत लगाकर पूरे शहर को नियंत्रण में लेना, ये वाकई खतरनाक लेकिन प्रभावी योजना है। लेकिन ये मिस्टीरियस मार्शल आखिर है कौन? इतना सोचते हुए यूहाओ तुरंत बाहर लौट आया और नानक्यू को सारी बातें बता दी। यूहाओ ने कहा, सन मून एम्पायर ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि ड्रैगन सिटी के लोगों की जिंदगी को बेहतर दिखाया जा सके। उन्हें फायदे देकर उनकी वफादारी खरीद रहे हैं। ये सुनकर नानक्यू हैरान रह गई। उसने तुरंत पूछा, यूहाओ, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम सन मून एम्पायर का पक्ष ले रहे हो? तुम उनकी तारीफ कैसे कर सकते हो? यूहाओ शांत आवाज में बोला, मैं उनकी चाल की बात कर रहा हूं। इतिहास में कई साम्राज्यों ने यही किया है। पहले वो किसी क्षेत्र पर हमला करते हैं, जो लोग प्रतिरोध करते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं, फिर बगावत की हर आवाज दबा दी जाती है और फिर उसके बाद लोगों को फायदा देकर उनकी वफादारी खरीदी जाती है।
जब सिविलियन उनके पक्ष में हो जाते हैं तो फिर कोई भी इतनी जल्दी बगावत नहीं करता और उस इलाके पर दुश्मन बहुत समय तक काबू रख सकता है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सन मून एम्पायर इस ड्रैगन सिटी को पूरी तरह अपनी कॉलोनी बना लेगा। युहाओ की बातें बिल्कुल सच साबित हो रही थी। सन मून एम्पायर धीरे धीरे इस शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। ये सब देखकर नानक्यू ने युहाओ से पूछा, तुम्हें इस बारे में इतना सब कैसे पता है? युहाओ शांत स्वर में बोला, क्योंकि 10,000 साल पहले दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने ये सब इतिहास में पढ़ा है। बातें करते करते दोनों एंशिएंट ड्रैगन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए युहाओ को महसूस हुआ कि कोई उन पर निगाह रख रहा है, और उसकी शंका सही थी। जैसे ही वे सेकंड गेट के पास पहुंचे, अचानक उन पर हमला हो गया। युहाओ तुरंत अपनी स्पिरिट आइज की क्षमता से गायब हो गया। नानक्यू पीछे की ओर छलांग लगाकर बच गई और युहाओ को ढूंढने लगी। सामने खड़े 2 लोग देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। माउंटेन पाइथन सेक्ट के वॉरियर्स। वे दोनों खुशी से हंसते हुए कह रहे थे, अगर आज हमने ड्रैगन गेट सेक्ट की यंग मिस को पकड़कर सन मून एम्पायर को सौंप दिया तो सन मून एम्पायर हम पर हमेशा मेहरबान रहेगा और हमारा माउंटेन पाइथन सेक्ट सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर नानक्यू क्रोध में फट पड़ी। जब ड्रैगन सिटी के लिए हेवनली ड्रैगन गेट सेक्ट अपनी जान की बाजी लगा रहा था तो तुम लोगों ने सन मून एम्पायर के आगे घुटने टेक दिए। कायर हो तुम लोग। गंजा वॉरियर गुर्राया, बस ज्यादा भाषण मत दे। एक बार तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी माँ खुद तुम्हारे सेक्ट को हमारे हवाले कर देगी। ये कहकर दोनों वॉरियर्स ने नानक्यू पर हमला कर दिया। नानक्यू कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों के सामने स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ रही थी और उसके मन में एक ही सवाल था, युहाओ कहाँ है? उसे मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ युहाओ ऊपर एक पेड़ पर शांत बैठा हुआ था। वो चाहता था कि नानक्यू अपनी असली क्षमता खुद खोले। नानक्यू लगातार चोटें खा रही थी। तभी अचानक युहाओ ने अपनी स्पिरिट आइज एक्टिवेट की और सोल डिटेक्शन टेक्निक नानक्यू के साथ साझा कर दी। उसकी आवाज नानक्यू के मन में गूंजी, घबराना बंद करो, अपने आप पर भरोसा रखो, मेरी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। नानक्यू गहरी सांस लेकर शांत हुई और युहाओ के बताए हर मूव को मानना शुरू कर दिया। युहाओ उसे दिशा दे रहा था, दाएं हटो, अब बाएं से आ रहा है, अभी फिस्ट अटैक, अब तलवार का इस्तेमाल करो। और फिर कमाल हो गया। नानक्यू अकेले ही उन दोनों वॉरियर्स पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि युहाओ ने उनकी सारी कमजोरियां देख ली थीं। कुछ ही सेकेंड्स में नानक्यू ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार घुमाई और पहले पाइथन बीस्ट को बीट में से काट गिराया। दूसरा वॉरियर डर के मारे भागने लगा, लेकिन नानक्यू ने उसे भी बख्शा नहीं। एक तेज किक के साथ तलवार को उछाला और उसकी भी वहीं गर्दन उड़ा दी। दोनों गद्दार वहीं ढेर हो गए। नानक्यू गुस्से से बोली, तुम दोनों को यही अंजाम मिलना चाहिए था। इसके बाद उसने चिल्लाकर कहा, युहाओ तुम कहाँ हो? ऐसे खतरनाक लोगों के बीच मुझे अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया। क्या यही करते हैं जेंटलमैन? तभी पीछे से युहाओ की आवाज आई, अगर शिकायतें खत्म हो गई हों तो चले, हमें अंदर जाना है। नानक्यू पीछे मुड़ी। युहाओ मुस्कुराते हुए खड़ा था। दोनों आगे बढ़े और ड्रैगन गेट के तीसरे गेट से होकर अंदर आए, जहां उनके सामने एक विशाल पुराना मैंशन खड़ा था। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।